जाएंगे। मैम अमृतसर में तो लग गया हुआ है ना, अब तो उसमें नहीं लगेगा। तुम कहाँ रहती हो? अमृतसर के पास रहती हो? अमृतसर में ही रहते हैं, गोल्डन टेम्पल से थोड़ा ही दूर है। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखो कुछ यहाँ पे मैंने एक्सेप्शंस लिखी हैं जो कि लाइक मुझे लग रहा है कि आ सकती हैं पेपर में, अभी तुम्हारे 4 मई वाले पेपर में। तो एक बार फटाफट से उनको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि क्या एक्सेप्शंस है वो। ठीक है, आती तो तुम्हें है ऑलरेडी, तुम्हें ऑलरेडी आती हैं, बस तुम्हें क्या करना है, देखना है, उसको रिकॉल करना है, और ये देखना क्या तुम्हें ये याद है कि नहीं है, क्योंकि लास्ट के दिनों में ही ये वाले एक्सेप्शंस वाली चीज करना फायदेमंद रहती है। ठीक है मेरा बेटा। तो सबसे पहले मैं पी ब्लॉक पे चलती हूँ, क्योंकि आपको पता है पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में ही है सबसे ज्यादा एक्सेप्शन, तो सबसे ज्यादा आपको उसी का ही दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा बेटा ग्रुप 13 बोरोन फैमिली से, और याद करते जाओ और कंफर्म करते जाना, हाँ मैम याद हो रहा है, हो गया है मतलब याद। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगी ग्रुप 13 बोरोन फैमिली की, और हो सकता है मैं क्लास एक्सटेंड कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मेरा कुछ मतलब लाइक कोई मीटिंग जैसा नहीं है, तो मैं क्लास एक्सटेंड कर सकती हूँ अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक तुम्हें उतना ही करना है जितना मैंने तुम लोगों को करा रखा है, क्योंकि देखो जेई मेंस में भी नहीं आए थे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, तो नीट में भी नहीं आएंगे फॉर श्योर। ठीक है, तो उतना ही करना है जितना मैंने तुम लोगों को बता रखा है। अब टेबल क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टेबल में से जो जो मुझे एक्सेप्शंस लग रही हैं वो मैं आप लोगों को बताते हुए चलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ग्रुप 13 की टेबल दिख रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आपको क्या वैसे पता होना चाहिए, आपको एक तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूं, ध्यान से देखना एटॉमिक रेडियस, तो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ध्यान से देखो क्या बढ़ रहा है, क्या 88 से 143, फिर ये कम हो गया है, ठीक है, फिर ये बढ़ गया है, और फिर ये बढ़ गया है। यानी कि हो क्या रहा है कि एक्सेप्शंस कहाँ पे आ गई हैं, अब यहाँ पे एल्यूमिनियम और गैलियम में आ गया। गैलियम का बड़ा होना चाहिए था साइज, लेकिन गैलियम का क्या है, एटॉमिक रेडियाई बोलूं, ध्यान से सुन लेना, लिखनी तो बुरी तरह फंसोगे। अगर उसने आयनिक रेडियस पूछ लिया ना, और आयनिक रेडियस तो बढ़ रही है देखो 62 82 88, गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोल रही हूँ मैं। तो एटॉमिक रेडियस वो बोल रहा है। तो गैलियम की जो एटॉमिक साइज है वो कम क्यों हो जाता है, रीजन क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन, मतलब डी में क्या है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाती है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से आपका साइज क्या है, थोड़ा श्रिंक हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। और इंडियम और थैलियम देखो ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही है, दिख रहा है आपको 167 और 170 ही है, ऑलमोस्ट बराबर है, बट यस थैलियम का ज्यादा ही है। रीजन क्या बोलोगे, इतना कम क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि थैलियम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ हो चुकी है बेटा, 4s वाले में होगी, एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, सेम वही चीज यहाँ पे हो रही है। क्या ये समझ में आ गया, क्या ये याद हो गया तुम लोगों को? यस मैम। ठीक है, चलो उसके बाद मैं आती हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन ने डब्ल्यू से याद रखा था। ठीक है, आई होप तुम्हें याद हो, याद है, बैंगन यस मैम। काल जज इन थैला। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी है, बोरोन की है देखो, फिर आपके पास थैलियम की है, फिर आपके पास गैलियम की है, फिर आपके पास एल्यूमिनियम की है, देन इंडियम की है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तुम लोगों को याद होना चाहिए। इसका रीजन वैसे वो नहीं पूछता है, बट मैं रीजन बता देती हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे देखो थैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया है यहाँ पे, वैसे कायदे से तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि साइज बढ़ता है। तो थैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ गया है, क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, देख रहे हो। ऐसे ही इसका देखो यहाँ पे गैलियम का भी थोड़ा ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, वही सेम ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन, डी में इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरीके से तुम डब्ल्यू से इसको याद कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो एटॉमिक रेडियस जो जो मैं बता रही हूँ बस वही करना है तुम्हें, ज्यादा वो नहीं करना, दिमाग और ना लगाओ कहीं पे भी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन डालेगा जहां तक मेरे को लग रहा है ना, वो पी ब्लॉक से वो एक ही डालेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो एक्सपेक्टेड ही आना है क्वेश्चन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो कायदे से डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 1.5 1.6 1.7, बट ये तो हो ही नहीं रहा, देख रहे हो। तो इसका मैंने तुम्हें कैसे याद करवाया था, याद है किसी को, बालू थालू आलू इंडिया के आलू। इंडिया इंडिया गए,
आलू लेने, ऐसे ही बताया था। तो सबसे ज्यादा Yes. किसकी है देखना एक बार, बोरोन की है, फिर उसके बाद थैलियम की है, फिर आपका इंडियम की है, और फिर गैलियम, और लास्ट में एल्यूमिनियम। भालू थालू इंडिया गए आलू लेने, ठीक है, ऐसे करके इसको याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी करनी है क्या, लेट मी जस्ट चेक। ना, डेंसिटी नहीं करनी है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, आगे बढ़ो। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में बस तुम ये याद रख सकते हो, जो बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट है बेटा वो सबसे ज्यादा देख रहे हो 2400 के आसपास है, और सबसे कम किसका है यहाँ पे देखो 303 गैलियम का है, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखनी है, सबसे ज्यादा बोरोन का है, ठीक है, और सबसे ज्यादा सबसे कम किसका है, गैलियम का है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है जी। जबकि Yes, बॉइलिंग ma'am. पॉइंट की मैं बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट बोरोन का सबसे ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बोरोन का सबसे ज्यादा होता है, साइज छोटा होता है तो उसका जो लैटिस होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उनका, लेकिन गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है बट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम नहीं होता, ये ध्यान रखना है, बस इतनी बात मेरी कही हुई याद रखनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। Yes, ma'am. Yes. चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जितना मैंने पढ़ा है वो यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे सारे। पहला ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एल्यूमिनियम का रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है गैलियम से ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, बोलो। Yes. Yes, ma'am. और जब लास्ट के दिनों में तुम रिवाइज कर रहे होगे ना, यही पीडीएफ उठा के रिवाइज कर लेना अपना। इंडियम और थैलियम की ऑलमोस्ट बराबर होती है, बट यस थैलियम की ज्यादा होती है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट आपका आयनाइजेशन वाला देखो, एक बार नजर मारो, ये तो मैंने बता दिया, बताने की जरूरत है क्या, पढ़ लो इसको एक बार, ठीक है। हालांकि ma'am. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन जो आपका पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, दैट इज व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, ये। डन हो गया, चलिए। उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया, भालू थालू इंडिया गए आलू लेने, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर मैंने बता दिया, बोरोन का ज्यादा होता है सबसे, और गैलियम का क्या होता है सबसे कम, कोई दिक्कत इसमें, No, ma'am. ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ओके, इसके बाद बोला फिजिकल प्रॉपर्टीज में गैलियम का अनयूजुअल लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कुड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर। असर्शन रीजन बन के आ सकता है, स्टेटमेंट का सवाल बन के आ सकता है कि समर के टाइम पे भी ये क्या है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लेकिन सबसे कम नहीं होता और सबसे ज्यादा भी नहीं होता, बट हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट, उसको यूजफुल मटेरियल बनाता है फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। क्लियर है, आपसे डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकते हैं, बताओ इनमें से कौन सा मटेरियल होगा जिसको हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, सो योर आंसर वुड बी गैलियम, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है इनमें से सबसे अनयूजली मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मतलब किसका है, तो आपको ग्रुप 13 के वो दे देगा एलिमेंट्स, तो उसमें से गैलियम आपका आंसर होगा। कर लोगे ये वाली चीज, आई तो याद हो गई, Yes, ma'am. याद करते जाओ, बिना याद किए नहीं भेजूंगी तुम्हें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोगों को याद रखना, ध्यान रखना, मैं इनऑर्गेनिक नहीं करा रही हूँ, जो याद रखने वाली चीजें वो बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि बोरोन का साइज छोटा होता है, ठीक है, बोरोन का साइज छोटा होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है। बोरोन +3 बनाता है, लेकिन बोरोन का +3 दिखाता है, लेकिन वो क्या करता है, कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाता है, क्या बनाता है, Covalent compounds. कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाता है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन को निकालते जाओगे तो इतना भाई साहब नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है उस केस में, तो इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाता है, एक चीज ये ध्यान रखनी है, ठीक है। और इस पे बेस्ड ये सवाल है, ये मैंने शायद पहले क्लास में भी कराया था तुम लोगों को, कि बोरोन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है एंड द स्मॉल साइज ऑफ बोरोन 3+ फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आप लोगों की, करेक्ट। तो ये अच्छा सवाल है, ये आता है वैसे JEE में आया था, बट एनसीईआरटी की लाइन है, वहीं से सवाल बना रखा है, ये वाला करना है एक बार क्वेश्चन।
बच्चों जो अभिषेक लेट क्यों हो गए? नो मैम, टाइम से जुड़ा हूँ मैम। अच्छा आ गए थे, यस पता मैम। नहीं चला मेरे को आज। अब देखो, द डिक्रीज इन फर्स्ट एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम टू गैलियम। ये ठीक है गलत है? सही है मैम। देखो, अगर तुमने ध्यान से मेरी बात नहीं सुनी होगी ना, या नहीं टेबल को ऑब्जर्व किया होगा, तो नहीं करके आओगे, छोड़ के आना पड़ेगा। इधर देखो, यहाँ पे ध्यान से आओ, यहाँ पे देखो 88 से 143 हो रहा है। किसका पूछ रहे हो? आयनाइजेशन का पूछ रहा है, राइट। तो देखो 801 से 577, अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब तुम बाद में जा रहे हो तो इतना नहीं हो रहा है। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 क्या है, एकदम अपनी ठीक है, यस मैम, Yes, ma'am. और स्टेटमेंट भी क्या है, तू ठीक। सही है। तो दोनों ही True. स्टेटमेंट अपनी क्या हो गई, करेक्ट। Correct. ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। उसके बाद ग्रुप 14 में क्या याद रखना है तुम लोगों को? ग्रुप 14 में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता ही होना चाहिए। उसके बाद एक कोवेलेंट रेडियस वाला, क्योंकि ना ये कोवेलेंट रेडियस फंसा रहे हैं, आयनिक रेडियस। इवन जेईई मेन में भी बहुत फंसाया है इन्होंने, मेटालिक रेडियस कहीं पूछ रहे हैं, कहीं पे कोवेलेंट रेडियस डाल के पूछ रहे हैं। तो जो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो उसको। वहां पे मैंने क्या बताया था आपको, आपकी एटॉमिक रेडियस वहां पे मैंने डिस्कस की थी। यहाँ पे इन्होंने कोवेलेंट रेडियस दे रखी है, तो कोवेलेंट रेडियस कायदे से तो क्या होना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए। तो साइज देखो 118, 112, 140 और 146 बढ़ तो रहा है, बढ़ तो रहा है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, कार्बन से सिलिकॉन जब जा रहे हो तो ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जब आगे जा रहे हो तो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा है। देख पा रहे हो? Yes, ma'am. तो रीजन क्या है, इतना क्यों नहीं आ पा रहा है? सिलिकॉन और जर्मेनियम में इतना क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब डी में इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। लेड का और टिन का देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एफ में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो चुकी है, ठीक है। लेकिन तुम आयनिक रेडियस की देखोगे तो देखो ना, बढ़ रहा है वो कंटिन्यूस। तो वो जनरली आयनिक रेडियस से सवाल ना पूछ के कोवेलेंट और एटॉमिक रेडियस से सवाल पूछता है। कोवेलेंट का कर लिया। आयनाइजेशन का देखो क्या होना चाहिए, कायदे से डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। तो 1700 के आसपास, 761, 708 ये बढ़ गया, ठीक है, मैंने उसको सर्कल कर दिया। यानी कि जो लेड वाला है वही एक्सेप्शन है, यानी कि लेड की जो है क्या हो रही है, आगे जाके बढ़ जा रही है। कार्बन की सबसे ज्यादा, सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, फिर लेड की, और फिर टिन की। क्यों बढ़ जा रही है? रीजन वही एफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की वजह से, क्योंकि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगा, उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल पाने में ज्यादा एनर्जी लगी है, ठीक है। देखो, अब मेरा इंट्यूशन क्या कहता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सवाल है नीट 2025 में आएगा। अब मेरी इंट्यूशन बोल रही है, पता नहीं कितना ठीक होगा वो, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस बार सवाल आ सकता है ग्रुप 14 का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, कम होनी चाहिए। तो देखो कम हो नहीं रही है, यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा कार्बन की है, फिर लेड की है, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन की क्या है, बराबर है। देख रहे हो, कार्बन की सबसे ज्यादा, लेड की, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की क्या है, बराबर है। याद हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये 2025 में आने के पूरे चांसेस है। डेंसिटी का देखो, डेंसिटी में कुछ याद करना नहीं, डेंसिटी आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो बड़ी रही है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है, जैसे कार्बन सिलिकॉन के बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं, तो नो डाउट उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही मिलेगा आपको। तो देखो कार्बन को तो सबसे ज्यादा, देखो उसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, देख रहे हो। तो कार्बन का सबसे ज्यादा, उसके बाद सिलिकॉन का, जर्मेनियम का उससे कम है, लेड का ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसमें भी आपको ये ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप मेल्टिंग पॉइंट वाला। बस ये ध्यान रखना कार्बन और सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी आपको याद नहीं रखना, यानी कि इस टेबल में तुम्हें कोवेलेंट रेडियस, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 3 बातें क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है जी। Yes, ma'am. यस हो गया मैम। याद? चलिए, यस Yes, ma'am. ओके। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है मैंने देख लेते हैं एक बार। देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन, ये एनसीईआरटी की लाइन से, मैंने कुछ अलग से नहीं लिखा, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, देयर आफ्टर फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड अ स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस इज ऑब्जर्व, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब ये असर्शन हो गया तुम लोगों का, राइट, और ये क्या हो गया तुम लोगों का रीजन।
दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड DNF ऑर्बिटल इन हेवियर मेंबर। देख रहे हो? तो यही आप लोगों को मैंने डिस्कस किया। हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एंड स्लाइटली इंक्रीज टू टिन टू लेड। बाकी सब सेम है, लेकिन टिन और लेड में क्या है, पंगा है। तो इस तरीके से याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये वाले आपको क्या करने हैं, याद करो। ठीक है, यस। चलिए बेटा, बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो आप लोग। मैंने आधा 2 ग्रुप का बता दिया एक्सेप्शन। ठीक है, डेंसिटी का तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेंसिटी का एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक, कुछ है क्या एक्सेप्शन डेंसिटी का? 3.14, यस है, एक्सेप्शन है, मैंने देखा नहीं। कार्बन की जो है ज्यादा है, फिर सिलिकॉन की बढ़नी चाहिए मास बढ़ने से, लेकिन उसकी देखो कम हो रही है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, यानी कि कार्बन और सिलिकॉन में एक्सेप्शन है। देखो एक बार, देख रहे हो? सिलिकॉन की जो है क्या है, कम है। तो इसको तुम स्किप कर दो, वैसे आने के चांसेस कम है, बट एक बार देख लेना, थोड़ा सा नजर मार लेना बस। मेल्टिंग पॉइंट भी तुम छोड़ सकते हो, बस ये ध्यान रखना कार्बन और सिलिकॉन का क्या है, हाई होता है, क्योंकि इनके बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं। दैट्स इट। ठीक है जी, बस ये आप ध्यान रखना। Yes, ma'am. चलिए, उसके बाद कैटिनेशन की बात करूं तो सबको पता है कार्बन की कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा है, तभी तो पूरी ऑर्गेनिक तुम पढ़ बैठे हो। मतलब पूरी तो नहीं पढ़ी है, जितना तुम्हारे काम की थी। ठीक है, सो अगर मैं मेरा बेटा बात करूं कैटिनेशन की, तो कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम टिन की ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। लेकिन जो लेड भैया जी होते हैं वो कैटिनेशन टेंडेंसी नहीं दिखाते। अगेन यहाँ पे सवाल बन सकता है कि इनमें से बताओ कौन कैटिनेशन टेंडेंसी, मतलब जिसकी नहीं है, तो आंसर वुड बी लेड की नहीं है, क्योंकि लेड के बोन जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि देखो बोन एंथैल्पी का ऑर्डर है, कार्बन कार्बन के बोन को ब्रेक करने के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है और सबसे कम देनी पड़ रही है तुम्हें यहाँ पे टिन तक का लिया हुआ है, टिन को, तो लेड का तो इससे भी कम होगा। ठीक है, यस मैम। और वैसे भी लेड के पास जो आपका कितना 2p 3p 4p 6p और 6p का ओवरलैप इतना बेटर होता नहीं है। तो यस, इस वजह से भी आपका जो लेड है वो कैटिनेशन टेंडेंसी शो नहीं करता है। तो यहाँ पे बोन एंथैल्पी का ऑर्डर भी आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, ये हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है। 13th पॉइंट, यहाँ पे मैं सारी पॉइंट्स बना के लिखवा रही हूँ। पहला पॉइंट है, मतलब 13th पॉइंट है, सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो कंपाउंड +4 में होता है वो जनरली क्या शो करते हैं, कोवेलेंट नेचर शो करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। उसके बाद 14 सेंट्रल एटम इन दीज हैलाइड्स। ठीक है, क्योंकि अगर +4 में है तो ऑब्वियसली बात है टेट्रा हैलाइड्स बना रहे हैं, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। बताइए। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, एंड द मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल इन शेप। एक्सेप्शंस क्या है, अभी मैंने बोला +4 वाले जनरली कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन हमारे पास याद करो है SnF4 और लेड फ्लोराइड। ये क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं। याद आ रहा है, ये आयनिक इन नेचर होते हैं। अब मैम ये याद करना, बिल्कुल करना, फिर यही आएंगे देखो पेपर में। SnF4 PbF4 आपके आयनिक होंगे नेचर में। PbI4 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। गेटिंग माई पॉइंट, PbI4 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो जैसे ही लेड और आयोडीन का बॉन्ड बनेगा जब, तो वो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा कि वो 6s वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करा पाए, इम्पेयर करा पाए। क्योंकि तुम्हें पता है ना, अगर PbI4 बनाना है तो NS वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करने पड़ेंगे। ठीक है, और इनका जब तुम एक्साइटेशन कराओगे तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो PbI से जो एनर्जी अगर ज्यादा रिलीज होती तो तुम थोड़ी एनर्जी दे देते इसको अनपेयर कराने के लिए, लेकिन इसमें इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही कि तुम उसको अनपेयर करा सको। गेटिंग माई पॉइंट, और हायर ऑर्बिटल में भेज सको। तो जब तक तुम्हारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक PbI4 नहीं बनेगा। दैट इज व्हाई PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है,
देखो एक बार Yes, ma'am. कंफर्म Yes, कीजिए ma'am. जितने बच्चे बैठे हो, 18-19। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की। नाइट्रोजन फैमिली में क्या है, देखो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद बात करूंगी जो मेन आपका है आयनाइजेशन एनर्जी। पहले तो देखो एक्सेप्शन है, देखो जहां पे एक्सेप्शन होगी वही हम करेंगे, वरना हम नहीं पढ़ेंगे उसको। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, डाउन द ग्रुप कम होनी चाहिए। तो देखो कम है 1400, 1000, 947, 834, 703, तो यानी कि तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं करना है ये वाला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो 3, 2.1, 2, 1, ये याद करना है। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है, फोस्फोरस की, फिर आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ की क्या है, बराबर है। तो ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक मैंने तुम्हें कहाँ याद करवाई, एक मैंने तुम्हें ग्रुप 14 में याद कराई। उसमें क्या था, कार्बन की सबसे ज्यादा थी, फिर उसके बाद लेड थी, बाकी सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन की क्या थी, बराबर। एक मैं तुम्हें यहाँ पे याद करा रही हूँ नाइट्रोजन फैमिली में। ठीक है, कोवलेंट रेडियस की बात करूँ तो देखो बढ़ना चाहिए 70 से 110, 121, 141 और 148, बढ़ तो रहा है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ज्यादा यहाँ पे चेंज आ रहा है, यहाँ पे जाते वक्त थोड़ा सा कम चेंज आ रहा है। कैन यू सी दैट? रीजन वही, आपके डी और एफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, देख रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, आयनिक रेडियस इसमें नहीं पढ़नी है आपको, आयनिक रेडियस आपको इसमें नहीं पढ़नी है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, इसमें थोड़ा सा हल्का सा ये याद रखना, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, भारी कम है ना, मास कम है। तो अगर तुम ध्यान से देखो मेल्टिंग पॉइंट जो है नाइट्रोजन का यहाँ पे सबसे कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ गया आर्सेनिक का, बढ़ गया, और फिर 904 और 544। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं लिखूं ऊपर देखना, सबसे ज्यादा आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी का, फिर बिस्मथ का, फिर फॉस्फोरस और फिर नाइट्रोजन। देखो यस मैम। ये तुम्हें पता होना चाहिए, तो मेल्टिंग पॉइंट का भी तुम लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। अब तुमने ट्रिक बना रखी तो ट्रिक कर लो। ठीक है, ऐश्वर्या सब बीमार, पाटेकर, हमारा होता क्या जर्नली ट्रिक, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार या न्यूज़पेपर ऐसा सब भी पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से तुम थोड़ा घुमा के इसको याद कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में देखो ज्यादा कुछ है नहीं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ ही रहा है। देखो 77, 554, 88, 18, 60 यहाँ पे कम हो रहा है। तो किस्मत का इतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, तो यू कैन स्किप बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट। ठीक है, और डेंसिटी तुम्हें इसमें याद नहीं करनी है, यानी कि तुम्हें इसमें एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करनी है, कोवेलेंट रेडियस और मेल्टिंग पॉइंट, बस ये 3 चीजें याद रखनी है इस वाली टेबल से। ठीक है, देखो अगर मैं ग्रुप 13 और 14 की बात करूं तो उसमें टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ग्रुप 15 टू 18 बात करूं तो उसमें आपके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, तो टेबल में एक्सेप्शंस तुम्हें कम देखने को मिलेंगी व्हेन यू गो फ्रॉम 15 टू 18। राइट, चलिए अगेन जो मैंने पढ़ाया है एक बार देख लीजिए, उसके पॉइंट्स मैंने बना दिए हैं। Arsenic to bismuth, only a small increase in covalent radius is observed. This is due to the presence of completely filled d और f electron in heavier member. ठीक है जी। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी का वैसे तो कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हाँ ये बोला हुआ है इसने, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ग्रुप 15 की वो ज्यादा होती है ग्रुप 14 से। वैसे कायदे से तो आपकी ग्रुप 14 की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन अपनी ग्रुप 15 की ज्यादा होती है। एक सेकेंड, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ग्रुप 14, ग्रुप 15, हाँ तो ग्रुप 15 भी तो वैसे भी ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो ज्यादा आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की ज्यादा होगी ग्रुप 15 से। रीजन आप वैसे बता सकते हो क्या, एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, और लेफ्ट टू राइट जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उसकी वजह से तो हो ही रहा है। ठीक है, ठीक है आगे चलते हैं। यस मैम। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको ध्यान रखना है कि एंटीमनी और बिस्मथ की क्या होती है, बराबर होती है। मेल्टिंग पॉइंट में क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ता है नाइट्रोजन से आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज, मतलब बेसिकली तुम्हें ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट
ऐसे भी कर सकते हो, मान लो अगर ये सवाल आ गया तुम्हें याद नहीं हुआ तो थोड़ा सा ध्यान रखना, नाइट्रोजन का मास कम है, उसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है, आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे ज्यादा है, तो थोड़ा सा इस हिसाब से याद कर सकते हो, ताकि अगर पेपर में आ गया और मान लो तुम भूल भी गए तो थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके सोल्व करके उसको मतलब उसको अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा नाइट्रोजन के अलावा सभी एलिमेंट क्या करते हैं ग्रुप 15 के? एलोट्रोपी दिखाते हैं। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? 21 पॉइंट्स मैंने अभी तक तुम्हें बता दिए, तो ये 21 के 21 तुम्हें पता होने चाहिए। दीज ऑल आर एक्सेप्शंस अभी तक, अभी तक। ठीक है, उसके बाद 22 वाली क्या है? 22 वो बोल रहा है पॉइंट, इन केस ऑफ नाइट्रोजन जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +4 में होती हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है जो नाइट्रोजन है वो -3 से +5 तक दिखा पाता है, तो अगर +1 है तो वो -3 में जा सकता है, +4 वाला +5 में जा सकता है। तो अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +4 के बीच में है तो वो वाली रिएक्शन एग्जाम्पल होगी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। जैसे ये वाला देखो, HNO2 जा रहा है HNO3 H2O प्लस NO, सबने। अच्छा ये बताओ, सबके पास है ना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का जो अलग से मैंने भेजा था? ठीक है, उसमें आपकी जितने भी केमिस्ट्री में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है सारी वो लिखी हुई हैं, तो प्लीज उसको जरूर पढ़ लेना, क्या पता वो क्वेश्चन भी आ जाए तो। बाकी तुम लोगों को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो देखनी आती है ना। देख, अगर नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +1 x -4, तो कितनी है? +3। +3। यहाँ पे नाइट्रोजन देखो +5 में है, ध्यान से देखो HNO3 में। यस मैम। और यहाँ पे +2 में, तो 0 से +5 ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, 0 से +2 रिडक्शन भी हो रहा है मैम, वो +3 में है ना। कहाँ पे? अच्छा +3, तो +3 से +5 आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, +3 से +2 तुम्हारा रिडक्शन भी हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे आपके बहुत है, बस तुम्हें अगर देखने आता हो ना तो पता चल जाएगा। ध्यान रखना, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में सेम ही स्पीसीज का रिडक्शन होता है, सेम ही स्पीसीज का क्या होता है? रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम स्पीसीज का होता है, तभी आप उसको बोलोगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑल्सो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ redox reaction, बट यू कांट से you can say कि all disproportionation reaction are redox reaction, but all redox reaction cannot behave as a disproportionation reaction। ठीक है, उसके बाद 24th वाला पॉइंट, NN बॉन्ड वीकर होता है सिंगल PP से। देखो, एक तो NN का साइज छोटा है, देख लो नाइट्रोजन का साइज छोटा है और NN का बॉन्ड लेंथ कम होगा, इधर देखो PP से। तो अगर बॉन्ड लेंथ कम है, पास पास है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। फॉस्फोरस के पास भी, लेकिन अगर ये पास पास है तो इनमें क्या है? रिपल्शन है, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या है? वीक है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि NN बॉन्ड क्या होते हैं? वीकर होता है बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। आप इसमें अब ऐसे बन सकता है, ये असर्शन बन गया है ना, और ये क्या बन गया तुम्हारा? रीजन। जेई 2025 में अप्रैल शिफ्ट में आया था ये पेपर में। अब तुम्हारा भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है बिकॉज एनसीईआरटी की लाइन है, बट हाँ तुम्हारा हो सकता है स्टेटमेंट दे दे तुम्हें या असर्शन रीजन करके पूछ ले, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी? यस। ठीक है, अब इसमें ना ज्यादा दिमाग ऐसे मत लगा लेना तुम, बच्चे लगा के आए हैं भाई JEE में, वो सोच रहे हैं कि NN का बॉन्ड जो है वीक हो जाएगा तो वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, वो तो ठीक है, रिपल्शन दूर भागेंगे, लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन? क्योंकि साइज बॉन्ड लेंथ कम है, देख रहे हो आप? यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऐसे है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस का डिस्टेंस ऐसे है। अब इलेक्ट्रॉन तो फिर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी होनी चाहिए थी रिपल्शन, गेटिंग माई पॉइंट? बट यहाँ पे क्यों नहीं हो रही? क्योंकि फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन, दैट इज व्हाई इनका बॉन्ड जो है वो वीकर है।
ठीक है, तो 26। उसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली थोड़ी बड़ी है तो उसमें याद करने की चीजें भी बहुत ज्यादा है। बेसिसिटी का अगर मैं ऑर्डर बोलूं तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये वाला होता है बेटा, नाइट्रो NH3 का सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय ये। ऐसा क्यों होता है? देखो बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, लोन पेयर कितने अवेलेबल हैं, लोन पेयर कितने अवेलेबल हैं। क्या मैंने तुम लोगों को कभी ड्रैगोज रूल बताया था? वैसे पूछ रही हूँ, बताया था क्या? यस मैम। मतलब Yes, हो ma'am. सकता है पिछले साल वालों को बच्चों को बताया हो, चलो मैं मान, चलो ठीक है, कुछ को शायद नहीं पता होगा, छोड़ो। आप बस ये ध्यान रखिए इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि ड्रैगोज रूल नीट में नहीं है तो उससे एक्सप्लेनेशन मत दो तुम, जो एनसीईआरटी में उससे दे दो। देखो बेटा, नाइट्रोजन का साइज छोटा है सबसे, और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, फॉस्फोरस का उससे बड़ा, आर्सेनिक का उससे बड़ा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोटे से रीजन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, गेटिंग माई पॉइंट। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो फैलेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डोनर अवेलेबिलिटी किसकी होगी? इसकी होगी, नाइट्रोजन के लोन पेयर की, देख रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि NH3 जो है वो बेटर डोनर होगा एज कंपेयर टू बाकी दीज, ठीक है। ड्रैगोज रूल के बेसिस पे अगर एक्सप्लेन करते हो, वैसे एक्चुअल में उसकी एक्सप्लेनेशन वही होती है। अगर ड्रैगोज रूल पढ़ा होगा तो आपको मैंने बताया होगा कि ये वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, बाकी वाले PS3 आर्सेनिक वाले। तो इनके जो लोन पेयर हैं फॉस्फोरस आर्सेनिक, वो प्योर एस ऑर्बिटल में होते हैं, ठीक है, जबकि इसमें होते हैं sp3 में, ठीक है। तो एस करेक्टर इनमें ज्यादा है, एस करेक्टर ज्यादा, और आपको पता है एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, तो वो देने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन आसानी से, ठीक है, जबकि उसमें दे देता है, ठीक है। बट अगर एनसीईआरटी वाला मैं रीजन बोलूं तो आप सेम साइज के बेसिस पे उसको बता सकते हैं, ठीक है जी। चलिए 26 वाला देखो, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, NH3 exhibit hydrogen bonding in solid as well as in liquid state. Because of this, it has higher melting and boiling point than PH3. बात ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। यस मैम। अब आ जाओ टेबल, जो कि हमारे काम की है। अब टेबल में क्या है, सबसे पहले मैं तुम्हें आसान वाली चीज बता देती हूँ। सबसे पहले देखो नीचे वाला, देखो डिसोसिएशन एंथैल्पी, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, बोन वीक होगा तो डिसोसिएशन एनर्जी, देखो बोन को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा नहीं देनी पड़ रही है तुम्हें, पहला पॉइंट ये आपको नहीं करना। बोन एंगल की मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, NH3 का बोन एंगल सबसे ज्यादा, फिर बाद में जो है कम हो रहा है, देख रहे हो? ये देखो कम हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो आपका बोन एंगल भी कम हो रहा है। मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ अगर तुम भूल चुके हो तो। ये देखो, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कंपैरिजन करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो अगर करेगा तो रिपल्शन होगी। बाकी अगर कंपेयर करूं तो, है ना, बाकी इतने अच्छे से नहीं शिफ्ट कर पाएंगे अपनी तरफ, तो एज कंपेयर टू बाकी वाले PS3 आर्सेनिक्स एंटीमनी बिस्मथ, जो NH3 का बोन एंगल होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, 107। और बाकी का देखो 90 के आसपास है, देख रहे हो, 90 के आसपास, यस मैम। ठीक है। इसको हम ड्रैगोज रूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वो मैं नहीं बता रही बिकॉज सिलेबस में नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें कंफ्यूज कर दूंगी, फिर सोचते रहोगे। बेटर है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम बता सकते हो कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बोन एंगल भी यहाँ पे कम हो जाएगा। बोन डिस्टेंस की बात करूँ तो नीचे जाते जाते बोन वीक हो रहा है, तो देखो बोन लेंथ भी आपका बढ़ रहा है, तो ये तीन चीजें पल्ले पड़ गई। अब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें देखना पड़ेगा। चलो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले, बेटा ध्यान रखना, ग्रुप 15, 16, 17 तीनों में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है पेपर में। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो सबसे ज्यादा मुझे मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का दिख रहा है, और अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो मुझे बिस्मुथ का दिख रहा है, ठीक है। तो आ गया ना पंगा। तो मेल्टिंग पॉइंट को आप कैसे याद करोगे, अब देखो तुम्हें करना है याद, मैं सिर्फ तरीका बता सकती हूँ। मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का ज्यादा है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है तो इसीलिए नाइट्रोजन NH3 का मेल्टिंग पॉइंट जो है ज्यादा है, फिर आपका एंटीमनी वाले का है, आर्सेनिक का, और लास्ट में जो है आपका PS3 का। अब तुम्हारे लिए ना एक एडवांटेज है,
अगर मान लो पेपर में सवाल आ गया मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का, तो तुम एक चीज तो बहुत आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे, जहां पे भी पीएच3 सबसे लास्ट में दिखेगा ना, उसको तो पहले देख लेना, क्योंकि पीएच3 का चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, वो दोनों ही कम है। ज्यादा पंगा कहाँ पड़ेगा? ज्यादा पंगा पड़ेगा अमोनिया और बिस्मथ वाले पे, कि कहीं पे उसने वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर कर रहा है, कहीं पे वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट में वो क्या कर रहा है कंसिडर? ध्यान से देखो, बॉइलिंग पॉइंट में वो कंसिडर कर रहा है पहले वंडरवॉल फोर्स। देख रहे हो? अब पेपर में कई बार क्या होता है ना, केमिस्ट्री में जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो नहीं देके रखते, तो देयर आर 90% चांसेस कि बॉइलिंग पॉइंट का अगर वो ऑर्डर पूछे तो एंटी मनी से स्टार्ट करे। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले इसने वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किए हैं बॉइलिंग पॉइंट में, जैसे बिस्मथ का सबसे ज्यादा एंटीमनी का, फिर उसके बाद इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को देखा, फिर दोबारा उसने वंडरवॉल फोर्सेस को देखा। देख रहे हो? 4 नंबर लेने हैं तो याद कर जाना, 4 नंबर लेने हैं तो याद कर जाना। लेकिन एक चीज कॉमन है कि पीएच3 का मेल्टिंग पॉइंट भी कम है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, तो इससे तो ऑप्शन तुम एलिमिनेट कर लो। बन गई इसमें ये वाली चीज आप लोगों को करनी है, ठीक है। 28 पे आओ। 28 पॉइंट पे वो कह रहे हैं जितने भी ट्राई हैलाइड्स हैं किसके, ग्रुप 15 के, नाइट्रोजन को छोड़ के सारे के सारे क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन आ गया, सिर्फ NF3 ऐसा देखा गया जो कि क्या होता है? स्टेबल। ठीक है, तो वो तुमसे ये नहीं पूछेगा, वो तुमसे ये पूछेगा, बताओ इनमें से नाइट्रोजन का कौन सा ट्राई हैलाइड स्टेबल है, तो बता देना NF3। क्वेश्चन करना। क्या होगा? PCl5 हमें पता है, लेकिन NCl5 नहीं है। सिंपल सी बात है, क्यों नहीं है? क्योंकि सेकंड ऑप्शन। सेकंड। मुस्कान तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया ना? +5 तो करता है नाइट्रोजन शो, लेकिन पेंटाइलाइट्स नहीं बनाता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन +5 में, हालांकि HNO3 में भी नाइट्रोजन +5 है, बट यहाँ पे ये पेंटाइलाइट बना रहा है ना, दैट इज वाई वो फिर नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करके देखिए। क्या बात, भूल गए? भूल गए क्या? करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है बेटा, यस मैम। पता चल गया होगा आप लोगों को। यस मैम। अभिषेक? मैम सेकंड एंड थर्ड। जसनूर? फर्स्ट सेकंड थर्ड। तमन? मुस्कान? मोनिका? सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड था। देखो ये तो गलत ही, NN बॉन्ड वीक होता है। अब यही क्वेश्चन था ना, बॉयल एट लोअर टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ड्यू टू, मतलब क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। NF3 ज्यादा कोवलेंट है ना, क्योंकि डाउन द ग्रुप तो क्या मेटली करेक्टर बढ़ता है। Pi2O5 इज मोर बेसिक एंड देन N2O5, ये बताया ना था तुम्हें, क्या था अपना ये क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये तो तुम्हारा एसिडिक होता है, बोलो। यस मैम। और ये तुम्हारा एम्फोटेरिक।
एम्फोटेरिक, और ये तुम्हारा बेसिक। बेसिक। तो ये भी ठीक है, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। ये वाला करो। अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इज, देखो उन्होंने थोड़ा सा ट्राइपोज वाला घुसाया हुआ है इसमें पॉइंट। ये देखो यहाँ कह रहा है वो NH3 बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्फेरिकल एस। नहीं, NH3 में तो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो sp3 में है वो, है ना, गलत। pH3 बेटर डोनर है, गलत। pH3 बेटर डोनर है, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ऑक्सीजनेट कर सकते। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम ग्रुप नंबर 16 पे। तो ग्रुप नंबर 16 में तुम्हें क्या करना है, देखो भाई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। कोवेलेंट रेडियस में देखो है क्या कुछ याद करने का। डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए साइज 117, 137, 146 हो रहा है। तुम देख रहे हो ना लास्ट वाले एलिमेंट में थोड़ा कम ही इंक्रीज हो पा रहा है, रीजन तुम समझ गए होगे। ठीक है, चलिए आयनिक रेडियस नहीं करना है तुम्हें, हटाओ इसको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में ही आता है बेसिकली। तो आपको ग्रुप 16 के लिए यहाँ पे करना रहेगा, क्या करना है, पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है। एक सेकंड रुकना, पी ब्लॉक में भी दी थी क्या टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नहीं थी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। जैसे सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, फास्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। गेटिंग माय पॉइंट। ये तीन वाले ग्रुप के आपको याद रखनी है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि 3p ऑर्बिटल है उसके पास। अब इलेक्ट्रॉन तो क्या करने, एकोमोडेट करने हैं वैलेंस शेल में। तो सल्फर का साइज बड़ा है तो वो इजिली एकोमोडेट कर पाएगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से डेटा को देखोगे तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सल्फर की, फिर सिलेनियम, फिर टेलेरियम, पोलोनियम, और लास्ट में किसकी आ जाती है, ऑक्सीजन। यही तो बात है, तुम गलत मत करके आ जाना, कहीं पता चले सल्फर के बाद ऑक्सीजन लगा के आ जाओ। समझे कि नहीं समझे। यस मैम। ऑक्सीजन का सबसे कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। रीजन तुम बोल सकते हो ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के मतलब लाइक जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये बनाएगा तो इसमें बहुत ज्यादा उसको मुश्किल हो रही है, तभी उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, सबसे कम। कर लोगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए 1900। इसको याद नहीं करना, देयर इज नो एक्सेप्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए, नहीं करनी, देयर इज नो एक्सेप्शन। गेटिंग माय पॉइंट। डेंसिटी बढ़ रही है, नहीं करनी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में बस ये याद रखना कि ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो दोनों ही कम है ना, मास कम है उसका। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा डिफरेंस है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन आपकी डायटोमिक गैस होगी, गेटिंग माय पॉइंट, और सल्फर आपको पता है एसिड में होता है, तो इसीलिए ज्यादा डिफरेंस वहां पे आपको दिखाई दे रहा है, और ज्यादा आपको कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूं तो देखो ना, ऑक्सीजन -2, -1, 1, 2 दिखा पा रहा है, जबकि सल्फर और सिलेनियम देखो 6 तक जा पा रहे हैं, और टेलोरियम भी जा पा रहा है 6 तक। नोटिस कर रहे हो। और जबकि पोलोनियम का 2 और 4 ही दिखाई दे रहा है, यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप। तो पोलोनियम तो पहली बात है माइनस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाई नहीं सकता, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है वहां पे। गेटिंग माय पॉइंट। तो वहां पे वो लूज करेगा ना कि गेन। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों स्टेबल है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो ये छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है।
चलो आ जाओ, अब क्या ध्यान रखना है 29 वाला पॉइंट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। बिकॉज ऑफ द कम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम इट हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर, हाउएवर फ्रॉम सल्फर टुवर्ड्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव अप टू कोलोन। क्लियर है? यस मैम। 30th की बात करूं तो आपको पता है ग्रुप 14, 15 और 16, कायदे से 16 वाले की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी बताया था लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एलिमेंट्स होते हैं इस ग्रुप की उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि ग्रुप 16 की कम होती है 15 वाले से। रीजन ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद ये टेबल आ जाती है। टेबल में अगेन सबसे पहले देखो डिसोसिएशन, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो डिसोसिएशन एनर्जी देखो कम लग रही है, देख रहे हो? ठीक है। उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू देखो, के, आपको पता है के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी होता है, और एसिडिटी का ऑर्डर मेरे बच्चों को पता है। एच और टेलोरियम का बॉन्ड वीक होगा ना, तो इजीली H प्लस यहाँ से निकल सकता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ही होगा और के की वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी होगी। फॉर्मेशन का तुम्हें नहीं करना है। बॉन्ड एंगल का अगेन सेम जैसे उसमें किया था ग्रुप 15 में, डाउन द ग्रुप देखो बॉन्ड एंगल आपका कम हो रहा है, रीजन वही देना है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, देखो इसमें कोई दिक्कत आ रही है तुम्हें? मतलब कुछ ऐसा रटने का नहीं है, ये जो मैंने फटाफट बताया, देयर इज नथिंग टू डू रटोफाइंग इन दिस, ठीक है? तो नहीं करना है, इसको रटना नहीं है, क्योंकि तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। सो गए क्या? No, ma'am. अरे बहुत पड़े, सोना नहीं है। चलिए, अब जो मेन चीज आती है वो आती है तुम लोगों की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और सबसे आसान लिख लो कहीं पे नोटबुक में कि सबसे आसान जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप नंबर 16 का होता है, क्योंकि दोनों में ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में वाटर का सबसे ज्यादा होता है। इन्होंने यानी कि दोनों ही केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर किया है, और वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे भी अमोनिया से बेटर होती है, तो वो वाला फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। तो वाटर की सबसे ज्यादा देखो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा वाटर का, फिर इन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किए, देखो यही ऑर्डर है दोनों में, दोनों में यही है, तो ये आसान हो गया तुम लोगों के लिए। इसमें मतलब आपको ज्यादा ध्यान मतलब रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन पूछा था 2023 में वाले पेपर में, ऑक्सीजन फैमिली से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। क्वेश्चन करना। ओनली मुस्कान, First option. दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देखो ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन में देखो ना यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो तुम देखो अगर नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो तो तुम्हें पता है हाफ फिल्ड होता है। अगर अब देखो उसने ऑक्सीजन का रीजन पूछ दिया, तो यहाँ पे 2p4 होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 है, तो नो डाउट रिपल्शन तो होगी, ठीक है? ज्यादा स्टेबल तो नहीं होगा, 2p3 से कम स्टेबल है ना, तो कम एनर्जी निकलेगी, मतलब कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है? तो असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जनरली हम क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, रीजन ड्यू टू हाफ फिल्ड। अब इसने क्या पूछ लिया, ऑक्सीजन की कम होती है, रीजन ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी? तो ए वाला क्या होगा इसका करेक्ट? ये वाला करो।
फातिमा, मुस्कान, आप बताओ मुस्कान कुमारी। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इसका हो, ठीक है। उसके अलावा एक 33 पॉइंट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन अमंग हेक्सा हैलाइड्स, जो हेक्सा फ्लोराइड्स होते हैं वो ओनली स्टेबल हैलाइड्स होते हैं। SF6 is exceptionally stable for steric reason। देखो Spheric. अगर मैं HCl6 ले लूं ना, वो स्टेबल नहीं है, समझ रहे हो। फ्लोरीन क्योंकि साइज छोटा है तो वो आसानी से अपने चारों तरफ एकोमोडेट कर सकता है, जबकि HCl6 नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन बड़े बड़े हैं, रिपल्शन होता है। तो दैट इज वाई कह रहे हैं हेक्साफ्लोराइड्स आर ओनली द स्टेबल हैलाइड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले कि बताओ भाई कौन सा है, तो लगा के आ जाना SF6, ठीक है। फिर कह रहे हैं ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। देखो यहाँ पे डायमेरिक नेचर में H2F2 H2Cl2, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए मैंने ये ऐड की था पैराग्राफ, दैट्स इट। जो आपके डायमेरिक हैलाइड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो इधर दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे सिलेनियम 0 में है, यहाँ पे +4 में है, और यहाँ पे कितने हैं, +2, तो बढ़ भी रही है और घट भी रही है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन के एग्जांपल। हाँ मैम स्टार्टिंग वाले में +1 में होगा ना। 2x - 2, हाँ ठीक है। तो +1 से +4 बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, ठीक है। अब आओ ग्रुप नंबर 17 पे। चलिए क्या करना है इसमें याद, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल मेरे बच्चों को पता ही है, और यस बाकी भी करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल एनसीईआरटी में सिर्फ सिलेनियम का ही दे रखा है, ठीक है। बाकी भी करेंगे, S2Cl2 हो गया, S2Br2 हो गया, ये सब भी करेंगे उसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे, अच्छा अर्पिता भी है आई हुई आज क्लास में, ठीक है। चलो कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं, क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है क्या, 64, 99, 114, 133, हाँ बढ़ तो रहा है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ एक्सेप्शन इसमें है नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखो, डाउन द ग्रुप कम होना चाहिए, कम ही हो रहा है, नहीं काम का है नहीं, यहाँ पे काम का है हमारा ये, अभी बताया मैंने थर्ड वाले की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और आयोडीन की। ध्यान रखना, ध्यान रखना, पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 वाले ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 300 से 350 के आसपास होती है ना, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। Chlorine. जबकि तुमने ग्रुप 16 में देखा होगा, इधर देखो, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो 150 से किसके बीच में, 200 के बीच में, ध्यान से नजर मारो देखो। तो ये Yes. तो आपको ध्यान रखना, ठीक है, कि ग्रुप 17 की आपकी 300-350 के बीच में, 300 से 350 के बीच में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो डाउन द ग्रुप कम होनी चाहिए, कम ही है, नहीं याद करनी है। उसके अलावा हाइड्रेशन एनर्जी तुम्हें याद रखनी है, F नेगेटिव की हाइड्रेशन एनर्जी देखो ज्यादा होगी, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव की उससे कम, I नेगेटिव की सबसे कम। रीजन, साइज छोटा है, ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज व्हाई हाइड्रेशन एनर्जी क्या है इनकी, ज्यादा है। बोलो देखो, और डाउन मतलब नीचे जाओगे तो कम हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो देखो बढ़ रहा है कंटिन्यूस, 54, 172, 265, 386, बॉइलिंग पॉइंट भी, तो ये करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस की बात करूं तो डाउन द ग्रुप डिस्टेंस कम हो रहा है, सॉरी बढ़ रहा है डिस्टेंस, ठीक है, वैसे ये चांसेस कम है। ये करना है तुम्हें, ये दोनों पॉइंट, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी। अब तुम ये मत बोलना कि मैम फ्लोरीन का साइज छोटा है ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी वो Cl को, फिर Br को, उसके बाद नंबर आता है F2 का। गेटिंग माई पॉइंट, फ्लोरीन का साइज छोटा है, रिपल्शन की वजह से बॉन्ड वीक होता है, तो एनर्जी कम देनी पड़ती है। ध्यान रखना, कई बार हमें ये तो पता होता है Cl2 का ज्यादा होगा, कई बार हमें लगता है Cl2 के बाद F2 आ जाएगा, लेकिन नहीं, पहले Cl2 Br2 देन F2 का नंबर आता है,
ये आपको ध्यान रखना है, तभी बताया मैंने। ये देखो, ये इसके बाद में आ रहा है, ठीक है। अरे ये रहा, एक सेकंड रुको, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं वो बात करूं इसकी, क्या बात करते हैं इसका, ऑक्सीडाइजिंग पावर की। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर देखो सबसे ज्यादा F2 की, Cl2 की, फिर ये क्यों? ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करो और खुद को, रिड्यूस। और रिड्यूस करें। इनकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी है -1 में जाने की। दिख भी रहा होगा तुम्हें वैल्यू को अकॉर्डिंग। तो ये वाला यस ऑर्डर मैम। भी याद करना है, यानी कि इसमें करना क्या है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर, दैट्स इट, खत्म। ये 4 चीजें ही करती है तुम्हें स्टेबल्स, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो ये मैंने बता दिया, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आपको नहीं करना है, छोड़ सकते हो इसको। बस थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हो, नॉन मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप घटता है, और जो आयोडीन होता है वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज दिखाता है। मेटेलिक प्रॉपर्टीज तुम्हें पता है क्या होती है, बस ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, बाकी आएगा नहीं पेपर में। उसके बाद फिर वो कह रहा है देखो बेटा, जो फ्लोरीन है ना वो मरे जा रहा है F नेगेटिव में जाने के लिए, क्यों? क्योंकि उसका आपने देखा होगा रिडक्शन पोटेंशियल जो है सबसे ज्यादा है। तो फ्लोरीन ना वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा, अगर फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो भाई साहब क्या करता है वो, खुद तो F नेगेटिव में चेंज हो जाता है और H2 को चेंज कर देता है O2 में। आप समझ रहे हो, इतनी ताकत है फ्लोरीन, तो ये काम करता है। क्लोरीन ब्रोमीन क्या काम करेगा, वो भी करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट, लेकिन वो हमें HX और HOCl दे देते हैं, ठीक है। HX बोले तो HCl अगर क्लोरीन ले रहे हो तो, और HOCl, ब्रोमीन ले रहे हो तो HCl और HBr और HOBr। लेकिन जो आयोडीन होता है वो क्या करता है, स्लो होती है उनकी रिएक्शन, तो वो देखो इसकी फ्लोरीन वाले के रिवर्स हो जाते हैं, देखो, बल्कि I2 से I नेगेटिव जाने की बजाय वो I नेगेटिव से I2 में चला जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ये याद रखना है। फिर कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्शन फ्लोरीन की एक्सोथर्मिक होती है ड्यू टू स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इट विद अदर एलिमेंट्स। इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, कौन सा, HOF, जबकि बाकी हेलोजन क्या है, काफी सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, ठीक है जी, ध्यान Yes. रहेगा। अब ये मत बोलना इट डजंट फॉर्म, ऐसे मत बोलना इट डजंट फॉर्म ऑक्सो एसिड, बनाता है बट एक ही बनाता है, बाकी सारे बनाते हैं ज्यादा, क्योंकि फ्लोरीन -1 ही दिखाता है इस वजह से। उसके अलावा क्या करना है, ये देखो, अगेन दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले डिसोसिएशन एनर्जी की बात करो, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। पीके की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एसिडिटी के, तो एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी है मेरा बेटा, HI वाले की। वही रीजन है, डाउन द ग्रुप H और I का बॉन्ड वीक है, H+ आसानी से निकल जाएगा, एसिडिटी ज्यादा, पीके की वैल्यू सबसे कम। अब जो मेन चीज तुम्हें ध्यान रखनी है दैट इज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें ध्यान से देखो, अब इसमें ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें डिपेंड कर रहा है, डोमिनेटिंग फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि HF में तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे होने वाली है, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट HF का सबसे ज्यादा है। फिर इन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किए तो सबसे कम HCl का हो गया। मेल्टिंग पॉइंट में इन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किया, देखो HI का ज्यादा, फिर इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर की, अगेन फिर वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किए। तो कंफ्यूजिंग है आई नो, बट ये करना रहेगा, पेपर में आ सकता है, मतलब आ सकता है, देयर आर 90% चांसेस है, 90% चांसेस की पूछ लिया जाए। तो आपको ग्रुप 15 का ध्यान रखना है और ग्रुप 17 का ध्यान रखना है। ग्रुप 16 का तो सिंपल है, ग्रुप 16 में वाटर ही है सबसे पहले, फिर आपका टिलेरियम, फिर आपका सिलेनियम और लास्ट में सल्फर, ये तो सेम रह रहा है। बट ग्रुप 15 और 17 में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बट एक चीज है जो ध्यान रखनी है, कॉमन है, जो तुम्हारे लिए आसान होगा जानना, कि HCl का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का। तो अगर पेपर में आता है थोड़ा बहुत भी मान लो आइडिया आ रहा है, तो ऑप्शन को तुम क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है।
अभी मैंने बोला हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ना बाकी के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसमें दिखा रहे हैं कि आयोडीन वाले जो होते हैं, लाइक आयोडीन जिसमें हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आयोडीन के, वो वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं ऑक्साइड्स, क्लोरीन वाले उससे कम होते हैं और ब्रोमीन वाले सबसे कम होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है। देखो अभी तक क्वेश्चन नीट में इससे आया नहीं है, बट एक बार मैं बता देती हूँ। आयोडीन के इसलिए ज्यादा होते हैं ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल, क्योंकि आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, साइज की वजह, साइज बड़ा है उसका, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो बेटर ऑक्साइड्स बना पाएंगे, मोर स्टेबल है। क्लोरीन का रीजन इन्होंने दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि वो मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, इस वजह से। ब्रोमीन में कह रहे हैं दोनों ही चीजें नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी आयोडीन की ज्यादा है और ब्रोमीन इसमें क्या बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी नहीं होती है, तो ब्रोमीन में ये दोनों चीजें कम है। बाकी तुम ये भी बोल सकते हो कि जो ब्रोमीन के ऑक्साइड्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन के पास क्या होती है अपनी क्लोरीन ब्रोमीन 4p होता है, ऑक्सीजन के पास 2p होता है, तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। जबकि आयोडीन और क्लोरीन में कौन से फैक्टर हो रहे हैं तुम्हें दिख गया, आयोडीन में पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर और क्लोरीन का मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, 3p 2p का ओवरलैप हो जाता है, 3p 2p का ओवरलैप हो जाता है, तो इसीलिए ये बोल रहा है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, पढ़ा है ना तुमने Cl2, Cl2O7 है ना, पढ़ा है ना, HClO4, ये सब, तो 3p 2p का ओवरलैप सही हो रहा है, दैट इज वाई ये वाले जो है बना पा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन करो। क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, एक ही करेक्ट है इसमें। अर्पिता क्या होगा इसका? क्या आ रहा है बच्चों तुम लोगों का? थर्ड ऑप्शन। थर्ड थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन। है वो गलत है, बाकी सारे ठीक। ओके, उसके बाद नोबल गैस में, नोबल गैसेस में तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखने की जरूरत है, इसका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का होगा। देख रहे हो, एक तो तुम्हें ग्रुप किसमें याद रखना है, 16 में, 17 में और 18 में। ठीक है, 18 में क्या रखना है, देखो क्योंकि नोबल गैस है, इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होते, तो इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही होगी, दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, पॉजिटिव नाइट्रोजन की होगी। आर्गन क्रिप्टोन की क्या होगी, बराबर होगी, दिख रहा है। फिर उसके बाद जीनोन की, फिर आपके पास रेडोन की और हीलियम की। अगर मैं रेडोन को हटा दूं क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो जनरली केमिस्ट्री में वो नहीं देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा। रेडोन लिखना है तो चलो लिख ही लो। ठीक है, तो ध्यान रखना है, नियोन की सबसे ज्यादा होती है, हीलियम की सबसे कम और आर्गन क्रिप्टोन की बराबर होती है। अगर ये दो चीजें भी याद होंगी, दो तीन चीजें, तो सवाल कर लो। ठीक है, हालांकि अभी तक नीट में आया नहीं है, आ सकता है। ठीक है, और बस इसमें यही ध्यान रखना है, देख रहे हो। यस मैम। और मेल्टिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हीलियम का सबसे कम होता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। और हीलियम को अब वहां पे भी यूज करते हैं ना, डाइविंग अपरेटस में, है ना, लेके जाते हैं जब हम, ठीक है, स्कूबा डाइवर्स करते हैं, तो वो उसका एक अलग एप्लीकेशन। हीलियम हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी नोन सब्सटेंस, ठीक है, बता दिया। इट हैज एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैबोरेटरी मटेरियल सच एज रबर, ग्लास, प्लास्टिक। यूज है इसका, चांसेस कम में आने के। उसके बाद बात करेंगे तुम्हारे, ये था पी ब्लॉक अभी तक जितना मैंने पढ़ाया तुम्हें 1 घंटे में। अब बात करती हूँ मैं कुछ एटॉमिक, जो आपके पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल, उसमें जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है। तो सबसे पहले ट्रेंड की बात करती हूँ मैं, एटॉमिक रेडियाई की, देख रहे हो। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट बात करूं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, साइज। यस मैम। तो यहाँ पे भी देखो साइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन नियोन का बढ़ गया, क्योंकि नियोन में हम क्या कंसिडर करते हैं, वंडरवॉल और से
ठीक है, वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, ज्यादा होती है आपकी कोवलेंट रेडियस से और एटॉमिक रेडियस से। अब यहाँ पे देखो उन्होंने ना थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम की बात करूं तो हीलियम का ही ज्यादा है, लिथियम नियोन की बात करूं तो नियोन का ही आपका साइज बड़ा है, समझ रही हो। आर्गन और Na की बात करूं सोडियम की, तो आर्गन का ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बेटा पोटेशियम और रुबिडियम की बात करूं तो ध्यान से देखो, इसमें पोटेशियम और रुबिडियम का ज्यादा है, देख रहे हो 227 और 248। Yes, ma'am. गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि इसमें जो है, क्योंकि आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है एल्कली मेटल का, बहुत बढ़ता है। तो देख रहे हो वो इतना बढ़ गया कि क्रिप्टोन जिनोन भी उसके आगे क्या हो गए, छोटे पड़ गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका रीजन उन्होंने दिया हुआ है क्योंकि क्रिप्टोन जिनोन में उन्होंने, क्योंकि ये डी और एफ में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाती है, तो थोड़े से पोटेशियम और रुबिडियम से उनका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, देख रहे हो। तो पोटेशियम रुबिडियम का सबसे बड़ा, फिर आपका पोटेशियम का, अगर मैं इन चारों की बात करूं, फिर उसके बाद जीनोन का और क्रिप्टोन, देख रहे हो। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, बस थोड़ा सा हल्का सा तुम्हें याद रखना। उसके बाद अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं सेकंड पीरियड की, तो मेरे बच्चों को पता है नियोन की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आपका क्या होता है, साइज कम होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। फ्लोरीन का, उसके बाद आना किसका चाहिए, ऑक्सीजन का, बट आ किसका जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का। ठीक है, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन। आना किसका चाहिए, बोरोन का, बट आ किसका जाता है, बेरिलियम। Beryllium. तो यहाँ पे आ जाएगा बोरोन और फिर यहाँ पे आ जाएगा लिथियम। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहता है। और ये 2024 में भी आया था, 2024 री एग्जामिनेशन में। पता नहीं क्या प्यार है इस क्वेश्चन से नीट वालों को, बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा देते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी 3D सीरीज की बहुत ज्यादा देखो एक्सेप्शंस होती है डी ब्लॉक में, तो इरेगुलर ट्रेंड होता है उसका। डाउन द ग्रुप बेसिक सॉरी लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन इसमें देखो आपको ट्रेंड दिख रहे होंगे उल्टे पुल्टे। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम की बढ़ रही है, वेनेडियम की बढ़नी चाहिए, लेकिन टाइटेनियम की ज्यादा होती है, देख रहे हो। फिर क्रोमियम की ज्यादा है, मैग्नीज की ज्यादा है, ठीक है, आयरन की ज्यादा, कोबाल्ट की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आयरन की ज्यादा है। ठीक है, देख रहे हो। फिर यहाँ पे निकल और कोबाल्ट में से कोबाल्ट की ज्यादा हो रही है, फिर जिंक की ज्यादा है। तो यानी कि एक्सेप्शन कहाँ आ रही है, वेनेडियम में आ रही है और कोबाल्ट में आ रही है और निकल में आ रही है। तो इसको याद कैसे करोगे, वीना को नहीं देना पैसा, वीना को नहीं देना पैसा, देख रहे हो। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी में ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। यस मैम। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे जो मैं बता रही हूँ। पहला देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के आगे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि लिथियम की, यहाँ पे देखो बोरोन की ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बेरिलियम की होनी चाहिए, लेकिन लिथियम की ज्यादा है और बेरिलियम की सबसे कम है, दिख रहा है आपको। बोरोन में क्या होता है 1s2 2s2 2p1, बोलो। लिथियम में क्या होता है 1s2 2s1 और बेरिलियम में क्या होता है 1s2 2s2। तो बोरोन की तो सबसे ज्यादा तुम्हें समझ में आ गई क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पावर ज्यादा होता है। लेकिन लिथियम और बेरिलियम में लिथियम क्यों पहले आ गया, क्योंकि देखो बेरिलियम क्या है आपका, फुल्ली फिल्ड है, इसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। गेटिंग माय पॉइंट, मतलब समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है एज कंपेयर टू लिथियम। लिथियम में क्या होगा, वैसे तो लिथियम इज आल्सो मेटल, उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को देने की, बट व्हेन आई कंपेयर द बेरिलियम एंड लिथियम इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, क्योंकि अगर मान लो तुम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो क्या बन रही है, नोबल गैस बन रही है। गेटिंग माय पॉइंट। यस मैम। मैं कंपेयर, वैसे तो लिथियम इज अ मेटल,
अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो एल्यूमिनियम की ज्यादा है, होनी भी चाहिए, कायदे से होनी मैग्नीशियम की चाहिए, लेकिन ज्यादा किसकी हो गई है? अगेन वही रीजन, इसकी भी फुल्ली फिल्ड है तो इसकी भी पॉजिटिव होगी, यानी कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की क्या है आपके यहाँ? पॉजिटिव है। सी वाला देखो, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, बात ठीक है, फिर ऑक्सीजन की है, बात ठीक है। देखो नाइट्रोजन गायब कर दिया उन्होंने, ध्यान से देखो ऑर्डर को, मैं दोबारा लिखती हूँ इसको, सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, ये जनरली हम नहीं पढ़ते हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर उन्होंने कार्बन लगाया, नाइट्रोजन को भूल गए, साइड में लिख लेते हैं इसको, लिथियम, ठीक है, फिर उन्होंने बेरिलियम लिखा हुआ है, फिर नाइट्रोजन और नियोन, देख रहे हो आप? यानी कि यहाँ से क्या पता चला, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, या हम बोले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो सबसे कम किसके? नियोन की, क्योंकि नहीं चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन में क्या है? P3 होता है, तो इसकी पॉजिटिव होती है, याद करना है। बेरिलियम की पॉजिटिव होती है, फुल्ली फिल्ड होती है, और ये बाद का बाकी का हो जाएगा। देखो मैम इसमें बोरोन कहाँ गया? बोरोन यहाँ आ जाएगा फिर, अगर इन्होंने छोड़ दिया तो। ओके मैम। दिख रहा है? तो यानी कि नियोन की, नाइट्रोजन की, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होने वाली है? पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। तो ये पल्ले पड़ा, Yes. तो ये चीजें थी जो ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम आते हैं डीएनएफ ब्लॉक पे। डीएनएफ ब्लॉक अगेन, आई नो तुम लोगों को बड़ा अच्छा नहीं लगता है ये चैप्टर, पर ठीक है, अगर क्योंकि इस बार ना जेई की अगर मैं बात करूँ ना, जेई में जनरली इनऑर्गेनिक का लेवल ठीक ठीक ही रहता है, ज्यादा नहीं रहता, लेकिन इस बार जो इनऑर्गेनिक के उन्होंने क्वेश्चन डाले थे भाई साहब, गजब के क्वेश्चन डाले हैं, मतलब चुन चुन के क्वेश्चन डाले हैं, टेबलों से चुन चुन के क्वेश्चन। तो अब हमारे वैसे तो नहीं डालेंगे, ऑब्वियस ही बात है, जेई से थोड़ा सा कम ही रहता है अपना वो नीट का, बट यहाँ पे भी वो टेबल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या पढ़ना है तुम लोगों को। जैसे एनसीईआरटी में ये वाला है, ये थोड़ा सा देख जाना कि वो कह रहे हैं जितने भी नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, डक्टिलिटी हो गया, मेलेबिलिटी हो गया, मेटेलिक क्लस्टर हो गए, विद द, फिर वो कह रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ, विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड मैग्नीज, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं उनके? मोर देन वन टाइप ऑफ मेटेलिक स्ट्रक्चर होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। कौन एक्सेप्शंस हो गई यहाँ पे? जिंक, कैडमियम, मर्करी और मैंगनीज। मैग्नीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वैसे आया नहीं है कभी, बस मैंने बता दिया, हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। जब मैंने तुम्हें हाईलाइट्स करके दिए थे वहां पे भी मैंने ये कर दिया था हाईलाइट, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन दिस ग्राफ, अब इस ग्राफ को मैं ये पूरा पढ़ने, देखो ये जो हाईलाइट है तुमने ऑलरेडी पढ़ ली क्योंकि मैंने दे दिया था, अब तुम्हें इसमें क्या करना है ग्राफ में, देखो एक तो तुम्हें याद होना चाहिए कि 3D में क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, 4D में मोलिबेडियम का, और 5D में टंगस्टन का, और पूरे अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो किसका ज्यादा होता है? टंगस्टन का ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा 3D, 4D, 5D, तो 5D वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा दिख रहा है, हॉफनियम का देखो ज्यादा है जिरकोनियम से, फिर टाइटेनियम का, ऐसे ही उसका टीए का नोबिलियम और वेनेडियम से ज्यादा है, टंगस्टन का मोलिबेडियम और टंगस्टन से, मोलिबेडियम और क्रोमियम से कम है, दिख रहा है। यूरेनियम का ज्यादा है टेक्टिनियम और मैग्नीज से। और क्या ध्यान रखना है इसमें? टेक्टिनियम और मैग्नीज का जो ग्राफ है उसमें क्या आता है? डिप आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मेटेलिक बेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। रीजन वैसे पूछेगा नहीं बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं है, हाफ फील्ड बोल सकते हो आप, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, इस वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती मेटल मेटल के बीच में। यू कैन ऑल्सो से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उनका इतना बढ़िया नहीं होता है, ठीक है। जो आपके जिंक, कैडमियम, मर्करी है उनका क्या होता है? कम होता है मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्ट होते हैं वो, ये ध्यान रखना है इस वाले ग्राफ में, और ज्यादा नहीं मत्था मारना, ठीक है। देखो बाकी देख लो तो कुछ और है क्या? नहीं है। और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वो भी मैं ग्राफ के उसके टेबल के थ्रू बताऊंगी,
ये क्या है तुम्हारा कोवेलेंट रेडियस। लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, कम होता है। लेकिन आयरन कोबाल्ट निकल का देखो ऑलमोस्ट बराबर बराबर है। फिर कॉपर से बढ़ जाता है, जिंक का और बढ़ जाता है, देख रहे हो। यस मैम। उसके अलावा जो 4D और 5D मेंबर होते हैं उनकी सिमिलर होती है आपकी एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, सिर्फ इसमें तो ऐसा होता है क्योंकि लेंथेनम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहाँ पे मत लगा देना आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बाकी सब में लगेगा, देखो बाकी सब में लगेगा। ठीक है, लेंथेनम में आप डी में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो ना, तो वहां पे मत लगा देना। ठीक है, बाकी सब में 4D और 5D की क्या होगी, सिमिलर एटॉमिक रेडियाई होगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रीजन दिया हुआ है एटॉमिक रेडियाई का, ध्यान से देखो, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई टुवर्ड्स द एंड मे बी एट्रीब्यूटेड टू द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, है ना। क्योंकि जिंक में जाते जाते क्या हो रहा है, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं तुम्हारे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो जाएगा। इनफैक्ट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d orbital occur after d5, repulsive interaction between the paired electron in d orbital become very dominant towards the end of the period, because of जिसकी वजह से expansion of electron cloud takes place and resulting increase in atomic size. Ionic radii also follow the similar trend. ठीक है, यस मैम। देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं जो वही आयनिक रेडियाई वाला ट्रेंड ही सेम ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है एटॉमिक रेडियाई में। ठीक है, उसके अलावा radii of 5D virtually same as those of corresponding member of second series. This phenomenon is associated with the intervention of the 4f orbital, which must be filled before the 5D series of elements begin. The filling of 4f before 5D in a regular decrease in atomic radii, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, ये देखो Yes. एक एग्जांपल दिया हुआ जिरकोनियम और होफनियम का। ठीक है, और बस इसमें यही था। ठीक है, और रीजन आप लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके एक बार मॉक टेस्ट में भी आया था ना सवाल, imperfect shielding of one electron by another in the same set of orbital. However, the shielding of one 4f electron by another less than होता है d वाले से, अच्छे से वो शील्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दिया हुआ है ये देखो, यट्रियम और लेंथेनम में देखो डिफरेंस है, ये देखो सेम नहीं है यट्रियम और लेंथेनम, इनकी सेम है। ऑलराइट, अब हम आते हैं डी ब्लॉक की टेबल पे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं। देख क्या याद करना है अब इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको लिखने आती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अब आ जाओ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को किस बेसिस पे बोलते हैं कि मैम अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो जिंक का तो सबसे कम है, वो सबको पता चल गया, सॉफ्ट भी है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कम है, और मेटेलिक बॉन्डिंग भी कम है। बात पल्ले पड़ी। अब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा मैग्नीज या क्रोमियम का, क्योंकि तुम कहोगे मैम सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसी में ही है, तो उसमें ही होना चाहिए था। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो ऐसा है नहीं, मैग्नीज और क्रोमियम सबसे ज्यादा यहाँ पे वेनेडियम का है, दिख रहा है आपको। देखो मैं बहुत ध्यान से हाईलाइट कर रही हूँ, पढ़ के चले जाना, ये मैं बता दे रही हूँ, वेनेडियम का सबसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है देखो, अब जस्टिफिकेशन मैं दे रही हूँ,
कहीं लिखा नहीं हुआ ये। आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें 4s1 3d5 होता है, इसमें 4s2 3d5 होता है। तो ये हाफ फिल्ड है ना, तो इनमें क्या है, इतना ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नहीं होता जितना आपका वेनेडियम में एनर्जी चाहिए होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो वेनेडियम का सबसे ज्यादा, अब याद कर लो भाई, 4 नंबर लेने हैं तो वो डायरेक्ट या तो पूछेगा या घुमा के पूछेगा। तो सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी होती है? वेनेडियम की होती है। और सबसे कम किसकी होती है मेरा बेटा? जिंक। ठीक है। एक चीज, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है। पहला, वीना को नहीं देना पैसा, उसमें ही आपका वो हो रहा है। ठीक है। उसके अलावा क्रोमियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देखो यहाँ पे ज्यादा हो रही है। देखो डाउन लेफ्ट टू राइट आपकी बेसिकली क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो 1200, 1300, 1400, 1500, 92, 92, और ये कम हो गई, देख रहे हो? तो क्रोमियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है मैग्नीज से। ऐसे ही देखो कॉपर की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। ये तो तुम एक्सप्लेन कर दो, इसमें कोई रटना नहीं है, ये तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट है, मेटेलिक रेडियाई। मैंने जो अभी ऑर्डर बताया था वो किसका था? आपका एटॉमिक रेडियाई का था। अब यहाँ पे मेटेलिक रेडियाई ध्यान से देखना, डाउन लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए रेडियस। कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ गया। देखो बढ़ गया, फिर कम हुआ, ये ऑलमोस्ट बराबर, फिर बढ़ गया। यानी कि तुम्हें ध्यान रखना है जो जिंक और मैग्नीज की एटॉमिक रेडियाई, सॉरी मेटेलिक रेडियाई है, वो बराबर है 137। ये ना एनसीईआरटी नहीं लिखती है कहीं भी, टेबल में लिखते हैं और फिर वो टेबल में लिख के तुमसे सवाल पूछते हैं। देख रहे हो? तो जब वो मेटेलिक रेडियाई पूछे थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है। ओके। उसके अलावा ये अर्पिता ने भी मुझसे पूछा था, उसके बाद आपको ध्यान रखना, ये देखो एक सेकेंड, M+2 से M में जाने का मतलब क्या हुआ? जो ऑक्सीडेशन +2 में है वो +M में जाना चाहेगी, 0 मतलब +2 से उसमें 0 में जाना चाहेगी। कब जाना चाहेगी? जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तभी जाना चाहेगी। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? देखो इधर कॉपर वाले का, तो कॉपर +2 जाना चाहेगा कॉपर में। देख रहे हो? उसी का ही पॉजिटिव दिख रहा है, बाकी सबका नेगेटिव दिख रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? अब M+3 से M+2 में कौन जाना चाहेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखो मैग्नीज का सबसे ज्यादा होता है और कोबाल्ट का ज्यादा होता है, यानी कि मैग्नीज +2 में जाना चाहेगा। तुम्हें पता भी है D5 है। कोबाल्ट भी +2 में जाना चाहता है, यानी कि वो D6 से D7 में जाना चाहता है। अब अगर पेपर में सवाल हो गया, तुम तो आंख बंद करके मैग्नीज का लगा के आओगे कि मैग्नीज की टेंडेंसी ज्यादा होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस टेबल किसका ज्यादा है? कोबाल्ट का ज्यादा है। अब इसमें मैम कॉन्फ़िगरेशन वाला नहीं है। देखो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, तो सबको कंसिडर करके ही वैल्यूज जो है वो दी जाती है। तो कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2 में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू Mn+3 से Mn+2। ये ध्यान रखना। आई नो थोड़ा है। उसके अलावा और क्या करना है? जो आपका कॉपर का, क्योंकि पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, तो वो H2 को लिबरेट नहीं करेगा, राइट? एक ये पता होना चाहिए। सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग जो एसिड्स है, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक एसिड, वो रिएक्ट करते हैं कॉपर के साथ और एसिड वहां पे रिड्यूस हो जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना तुम लोगों को। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना है, कॉपर के जो हेलाइड्स है, कॉपर 2 वाले, वो हमें नोन होते हैं, लेकिन आयोडाइड नहीं होता, यानी कि CuI2 नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि I नेगेटिव किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा? I2 में। तो Cu2I2 हमें नोन होता है, बट ये नहीं होता। ठीक है। और कॉपर 1 के कंपाउंड्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। वाई? क्योंकि कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि
कॉपर +2 का साइज छोटा है एज कंपेयर टू कॉपर 1+, तो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब है मोर नेगेटिव हाइड्रेशन, ध्यान से सुनना, मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी होगी, यानी कि एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी, इतनी कि वो विच मोर देन कंपनसेट फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर। यानी कि जब कॉपर +1 से कॉपर +2 में जा रहा है तो उस केस में अच्छी खासी अमाउंट में हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है। यस। उसके अलावा आपको पता है जो मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 होती है, और वो जनरली ऑक्साइड के साथ मिलती है क्योंकि ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। हैलाइड्स के साथ Mn+4 में ही जा पाता है, वो भी फ्लोरीन के साथ। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल मतलब वो शो करते हैं वो। और Mn2O7 में आपका MnO ये याद है तो बताया था मैंने। यस। ठीक है, ब्रिज बॉन्ड होता है यहाँ पे और टेट्राहेड्रल होता है, तो एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम बिना याद करे कर चले गए फिर देखना तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें याद करनी है लेंथनम से लेकर लुटेशियम। याद है, ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं बता देती हूँ, जो ज्यादा पेपर में पूछी जाती है। अब इट डजंट मीन कि वही आएगी, मैं बस बता देती हूँ। एक तो सीरियम की, ठीक है, एक आपकी इसकी यूरोपियम की, एक आपकी गैडोलिनियम की, एक आपकी लुटेशियम की, और एक आपकी यट्रियम की। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है पेपर में, लेकिन पता सबकी होनी चाहिए, काम नहीं बनेगा फिर अगर तुम आधी अधूरी कर गए बातें तो। फिर सबको याद है जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे 12-13? यस। बहुत बढ़िया अगर याद है तो। देखो एक बार, सीरियम +4 F0 में सीरियम प्लस, देखो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, मोस्ट स्टेबल भी होती है, बट कुछ ऐसे दूसरे आपके लेंथेनर्स होते हैं जो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिलते हैं, स्टेबल होते हैं वो, लेकिन यस स्टिल +3 इज मोस्ट स्टेबल। जैसे सीरियम +4 में होता है, यूरोपियम +2 में भी स्टेबल होता है, टर्बियम +4 में होता है, यटरबियम +2 में भी स्टेबल होता है। स्टिल इनकी +3 वाली क्या होगी, ज्यादा कॉमन होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब सीरियम +4 में तभी तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। यूरोपियम +2 क्या है, वो है रिड्यूसिंग एजेंट है। टर्बियम +4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यटरबियम +2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। क्योंकि यूरोपियम और यटरबियम जाना चाहेंगे ना +3 में। यस। तो किसमें हो जाएंगे ये, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो जाएंगे ये। और सीरियम +4 और टर्बियम +4 क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। छोटी छोटी बातें हैं, ये करना। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है +3 होते हैं, लेकिन इनमें से कौन डेविएट कर दे सकता है +3 से, वो बात याद है। कौन कर सकता है बेटा, सीरियम। ये करो। मोस्ट स्टेबल डाइवेलेंट फॉर्म कौन सी होगी, कौन सी होगी, यटरबियम। यस मैम। यटरबियम में क्या होगा +2 में,
4F14 होगा, यस मैम। ठीक है, खत्म, ठीक है। सो ये कुछ थी चीजें जो मुझे लग रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। बाकी इनऑर्गेनिक तो पढ़नी है तुम लोगों को, राइट। तो आई होप कि याद हुई होंगी जो जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं, और बाकी तो तुम लोग रिवीजन में करोगे ही, ठीक है। समझ में आया कि क्या क्या पूछा जा सकता है पेपर में। तो बस यही आइडिया इस क्लास को लगाने का, नथिंग एल्स, ठीक है, ओके। यस। अब मैं तुम्हें